हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर मैं आपको और हमने ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कुछ टॉपिक बचे हुए थे जिसमें से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अबाउट कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में, कितने टाइप के कार्बन के एलोट्रोप होते हैं वो भी हमने देख लिया था। कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होती है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए, वो यूट्यूब पे है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट के बारे में, यूजेस ऑफ डायमंड, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट के बारे में। चलिए डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो नोट्स है ये मैं आपको ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूँगी, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो यस, मैं ऑलरेडी पिन आउट कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो डायमंड है ये एक क्रिस्टल का बना हुआ है और ये एक जाइंट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जाइंट मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस है बच्चों, है ना। मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही मतलब एटम की बात करें तो कार्बन के, अगर ये डायमंड जो है वो किसका बना हुआ है, वो कार्बन का बना हुआ है। अगर हम सिंगल कार्बन की बात करते हैं तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। वही अगर हम इसके मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में कितनी सारी, मॉलिक्यूल में ये ऐसा, ठीक है बच्चों, जिसमें एक से ज़्यादा जो आपके एटम है वो लाई कर रहे हो तब हम उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो कार्बन है वो जाइंट मॉलिक्यूल का बना हुआ है। ठीक है, जाइंट मॉलिक्यूल का बना हुआ है। हर एक कार्बन एटम जो है डायमंड क्रिस्टल का वो लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है? 4 अदर कार्बन एटम से वो लिंक्ड है। जैसे कैसे, ये कार्बन एटम है, ये एक कार्बन हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, तो हर एक कार्बन एटम जो है, जैसे ये है तो ये भी फिर 4 से अटैच होगा, फिर ये भी 4 से अटैच होगा और फिर ये भी 4 से अटैच होगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता ही रहता है। और इसकी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे कि इसके पास जो है वो क्या है, कोवैलेंट प्रॉपर्टी है। कोवैलेंट प्रॉपर्टी इन द सेंस कि ये जो कार्बन एटम है ये एक दूसरे के साथ काफ़ी बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है वो बना के रहता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि जो कार्बन एटम है वो कार्बन एटम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए हो उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। Yes, each carbon surrounding carbon atom are at the 4 vertices of the regular tetragon। ठीक है, हर एक कार्बन एटम जो है वो क्या करता है, वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ जाता है जो उसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता हो। ठीक है बच्चों, तो वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन के पास होती है, जिसकी वजह से इसके पास रेगुलर टेट्रागोन, जिसकी वजह से इसके पास हार्ड स्ट्रक्चर होता है। डायमंड क्रिस्टल देयरफॉर मेड अप ऑफ कार्बन एटम विच आर पावरफुली बॉन्डेड टू वन अनदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन के जो क्रिस्टल्स हैं, डायमंड के जो क्रिस्टल्स हैं वो कार्बन के बने हुए हैं। अब ये जो कार्बन एटम है ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, ये एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली बाउंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसी की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड होता है। रिजिड इन द सेंस व्हाट, कि हार्ड होता है।
इस रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से क्या बोला गया है, इस रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से ही जो आपका डायमंड है वो हार्ड बनता है। इस रिजिडिटी की वजह से जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर हार्ड बनता है। फिर उसके बाद अगर हम इसके हार्डनेस की बात करें तो इसका जो इट हैज़ ग्रेट हार्डनेस ऑफ द डायमंड विच मेक इट यूजफुल फॉर मेकिंग अ रॉक। ठीक है, यस ये हार्ड होता है जिसकी वजह से ये रॉक वगैरह जो रहता है, ठीक है, इट हैज़ अ ग्रेट हार्डनेस ऑफ अ डायमंड। यस, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड होने की वजह से क्या होता है कि ये कहाँ, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि ये क्या क्या इसके लिए पॉसिबल बनाता है ना। तो रॉक कटिंग के लिए बनाता है, बोरल्स ऑफ ड्रिलिंग ऑयल वेल में जब हम खुदाई करते हैं तो उसके लिए जो बोरर बनाए जाते हैं उसमें भी डायमंड का यूज़ किया जाता है। इवन इसका यूज़ जो है वो ग्लास कटर के लिए भी किया जाता है। ये हम देखेंगे वन बाय वन करके। इसका ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये इतना ज़्यादा रिजिड होता है कि इसकी वजह से जो डायमंड है उसके पास हाई डेंसिटी होती है बच्चों। यस, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायमंड है ये इतना ज़्यादा इसके कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं कार्बन एटम एक दूसरे के साथ, ऐसे अरेंज होते हैं, इनका अरेंजमेंट ही कुछ इस तरीके से होता है कि इसकी वजह से जो डायमंड है उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो डेंसिटी इट हैज़ हाई डेंसिटी, ये आपको याद रखना है कि कार्बन की जो डेंसिटी है वो क्या है, हाई है। वही अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसके हर एक पार्ट में कोवैलेंट बॉन्ड ही है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इस कोवैलेंट बॉन्ड की ही वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और इसका डेंसिटी भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेट अबाउट बच्चों 3500 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, फिर डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये सभी को पता है ना। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं कंडक्ट करता बच्चों? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है, एक बार हमने आपसे कह दिया कि डायमंड जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, व्हाई डायमंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्राफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर बोथ ऑफ सेम कंपाउंड। ठीक है, सेम कंपाउंड से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, सेम एटम से बना हुआ है, सेम चीज़ों से बनी हुई है, लेकिन फिर भी जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर पाता, जबकि ग्राफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमें सबसे पहले पता है कि कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, और इस 4 वैलेंसी की वजह से क्या होता है कि 4 अलग अलग कार्बन एटम इससे जो है वो जॉइंट रहते हैं। ठीक है, एक यस बच्चों, तो डायमंड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने ऑलरेडी देखा था कि डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब उसका रीज़न अब ये देखते हैं कि हमें पता है कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है। ठीक है बच्चों, जैसे अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके साथ 4 अलग अलग जो अलग कार्बन एटम है वो भी आगे बॉन्ड बना सकता है। अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ तो इस तरीके से है कि जैसे नीचे आ जाइए, तो जैसे यहाँ पर कार्बन है, ठीक है बच्चों, तो ये कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 4 हाथ है, तो ये 4 अलग अलग कार्बन एटम का हाथ पकड़ सकता है। ठीक है, और इस कार्बन एटम के पास कितने हाथ है, 4 है। ठीक है, ये 4 हाथ है। अब ये 4 हाथ है, ये 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे कोई भी क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता बच्चों। ठीक है, तो चारों के चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, हर एक कार्बन एटम क्या है, 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है बाय कोवैलेंटली। ठीक है, और इसी की वजह से जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे यूज्ड हो चुके हैं, किसकी वजह से, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से, है ना। तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपको मेंशन करना है
इन डायमंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, क्या है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो डायमंड की क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ग्राफाइट की बात करें तो ग्राफाइट जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू डायमंड। जो ग्राफाइट के क्रिस्टल्स है वो लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डायमंड के क्रिस्टल्स की बात करें तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, जैसे ये कार्बन तो ये ऐसे, ये कार्बन तो ये ऐसे, कार्बन कार्बन कार्बन, है ना बच्चों, और फिर ये ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अपने आप अपने में ही जो एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है वो बना के देता है। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के ग्राफाइट एलोट्रोप की बात करें तो कार्बन के जो ग्राफाइट एलोट्रोप है उनमें जो कार्बन होता है वो ऐसे लेयर वाइज प्रेजेंट रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, तो इस तरीके से वो प्रेजेंट रहता है। और ये जो लेयर रहता है ये इनके बीच में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसे हम लोग वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो डायमंड ग्राफाइट जो है एज़ कम्पेयर टू डायमंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जो ग्राफाइट के क्रिस्टल्स है उसकी अगर हम बात करें तो वो लेयर में प्रेजेंट होते हैं, शीट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर इधर और दूसरा स्ट्रक्चर इधर, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। हर एक कार्बन एटम जो है ग्राफाइट लेयर का वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जबकि डायमंड में कितना था, हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था वो सभी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था। मतलब जितने भी कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सपोज कि एक कार्बन एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन वही अगर हम ग्राफाइट की बात करें तो ग्राफाइट में एक कार्बन एटम के साथ एक कार्बन एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ यानी कि कार्बन एटम के साथ जुड़ते हैं, और फिर ये 3 जो है वो अलग अलग कार्बन एटम के साथ जुड़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके पास एक हेक्सागोनल रिंग बन जाती है जो कि फ्लैट स्ट्रक्चर के जैसा होता है। ये हम आपको बना के बताते हैं, देखो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये पहला लेयर और ये आएगा दूसरा लेयर। ठीक है, और ये वाला लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है। ठीक है बच्चों, और ये एक दूसरे के साथ कैसे जॉइंट रहते हैं, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जॉइंट रहते हैं। इसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। यस बच्चों, तो वैन डर वाल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि एकदम बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसकी वजह से ये इजीली ब्रेक हो जाता है। ये लेयर बाय लेयर होता है जो कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जॉइंट होता है। इसके शीट स्ट्रक्चर की वजह से ये जो ग्राफाइट है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू डायमंड। ठीक है, जबकि डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, डायमंड का स्ट्रक्चर सीट के जैसा नहीं है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड है। ठीक है, और कंपैरेटिवली अगर हम ग्राफाइट की बात करें तो ग्राफाइट जो है वो क्या है, सॉफ्ट होता है। इसके सॉफ्टनेस की वजह से, ठीक है, ग्राफाइट के सॉफ्टनेस की वजह से ये एज अ ड्राई लुब्रिकेंट भी यूज़ होता है मशीन के पार्ट्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, डायमंड जो है वो क्या है, डायमंड जो है वो सॉफ्ट है और इसी के सॉफ्टनेस की वजह से इसको हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं मशीन पार्ट में। ग्राफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आइए देखते हैं कि क्यों है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ग्राफाइट क्रिस्टल में हर एक कार्बन एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन एटम से ही जुड़ा हुआ रहता है। ये तो सभी को पता है। यस, क्या है कि जो डायमंड था वो क्या था, उसके सभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए थे, जबकि जो ग्राफाइट है
उसके जो एक कार्बन एटम है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये सिर्फ 3 कार्बन एटम से ही जुड़ेंगे। ये जो चौथा वाला पोर्शन रहेगा ना वो फ्री रहेगा। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा, ये फ्री रहेगा। और ये तीनों को हम क्या कहेंगे, ये तीनों को हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और इसी की वजह से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होने की वजह से कार्बन एटम के पास ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन एटम का वो फ्री रहता है और वो इजीली मूव कर सकता है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जस्ट लाइक डायमंड, डायमंड के जैसे ही जो ग्रेफाइट है उसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आता है यूजेस ऑफ डायमंड। तो यूजेस ऑफ डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड जो है वो कटिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ग्लास कटर्स होते हैं। ठीक है, जो ग्लास के कटर्स होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। मार्बल को कट करने के लिए डायमंड के यूज़ किए जाते हैं। रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट होता है। ठीक है, क्यों ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है, जैसे ग्लास के कटर्स है तो ग्लास ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो ग्लास को कट करने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है। वाई, क्योंकि वो ग्लास से भी ज़्यादा हार्ड होता है ड्यू टू इट्स हार्डनेस। ठीक है, वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि इसीलिए हम उसका यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद कटिंग मार्बल्स। यस बच्चों, मार्बल्स जो है वो एक नेचुरल मटेरियल है, मेनली मैग्मा, लावा, ये सारी चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो ये है मार्बल है उसको कट करने के लिए भी फिर हम डायमंड का ही यूज़ करते हैं, डायमंड के कटर्स के यूज़ करते हैं। ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स होती है, ठीक है, जो हम नीचे धरती के अंदर जो खोद के निकालते हैं, जो बोरवेल करके निकालते हैं, तो उसमें भी हम लोग डायमंड का यूज़ करते हैं। दूसरा जो यूज़ है डायमंड का वो ये है कि ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ज्वेलरी वगैरह बनता है ना, मेनली जो फीमेल्स होती है वो पहनती होंगी डायमंड्स के आभूषण, जिसे हम लोग ज्वेलरी कहते हैं। यस ऑब्वियसली हम संस्कृत में ज़्यादा चले गए। आभूषण दैट इज़ ज्वेलरी। अब ये जो ज्वेलरी है, ठीक है बच्चों, ये जो ज्वेलरी है ये क्या होता है, इसकी बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंसनेस होती है। ठीक है, आपने देखा होगा शादियों में लड़कियां जो है वो ज्वेलरी पहनती है, एकदम शाइनी करती है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो इसकी ज्वेलरी है इसमें यूज़ किया जाता है डायमंड का। और किस लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो ब्रिलियंसनेस है ये बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि शार्प एजेस डायमंड आर यूज टू आई सर्जन। ठीक है, जो आई सर्जन होते हैं वो शार्प एजेस डायमंड का यूज़ करते हैं कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए। यस बच्चों, जब हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन, अब ये कैटरेक्ट क्या है, ये एक बीमारी है बच्चों। ठीक है, ये फॉल्ट नहीं है, ये डिफॉल्टेशन नहीं है। यस, ये जो कैटरेक्ट है ये एक बीमारी है। ठीक है, ये एक डिसीज़ है। ठीक, अब ये जो डिसीज़ है इसमें क्या होता है बच्चों कि जो आपके आई बॉल्स है ना, आई बॉल्स, उसके जो लेंस है उसके आगे एक फॉगी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये फॉगी जैसा स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी सा होता है और इसकी वजह से क्या होता है, पर्सन को कुछ भी चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं दिख पाता। तो उसको ही रिमूव करने के लिए जो है वो ग्रेट प्रिसीजन से रिमूव करने के, यानी कि अच्छी तरीके से रिमूव करने के लिए जो आई सर्जन होते हैं वो शार्प एजेस डायमंड का यूज़ करते हैं। और इस शार्प एजेस जो ये है डायमंड है उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो शार्प एजेस डायमंड नाइफ इसे हम कहते हैं, इसका नाम है बच्चों कैरेटोम। एक मिनट, इसका नाम है कैराटोम। ठीक है बच्चों, क्या नाम है इसका, कैराटोम इसका नाम है। ठीक है, क्योंकि ये जो कैराटोम, हाँ कैराटोम एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट सा होता है और फिर यहाँ पर शार्प होती है, नाइफ जैसी होती है, और ये जो पोर्शन होता है ये डायमंड का बना हुआ होता है, तो इसका यूज़ करते हैं हम उसको रिमूव करने के लिए। यस बच्चों, आर्टिफिशियल डायमंड्स भी बनाया जाता है और आर्टिफिशियल डायमंड को हम हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर देकर बना सकते हैं। नो प्रेशर टेम्परेचर, यस, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से बना सकते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल डायमंड की बात करें और नॉर्मल डायमंड की बात करें, यानी कि नेचुरल डायमंड की बात करें, तो दोनों में हम डिफ्रेंशिएट
नहीं कर सकते हैं बच्चों, यस, हम दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यूजेस ऑफ ग्राफाइट की। ग्राफाइट का यूज़ हम किधर किधर करते हैं, तो सबसे पहले ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो ये सॉफ्टनेस की वजह से जो ग्राफाइट पाउडर है इसको एज हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो ग्राफाइट का पाउडर है उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ लुब्रिकेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो फास्ट मूविंग मशीनरी पार्ट्स होते हैं ना, वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफाइट है ये क्या है, नॉन वोलाटाइल है, यानी कि ये इसमें आग जल्दी नहीं लगती, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर द लुब्रिकेंट दोज मशीन विच पार्ट इज ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर। यस बच्चों, ये नॉन वोलाटाइल है, इसीलिए इसका जो यूजेस है ये हम लोग लुब्रिकेंट की तरह कर सकते हैं, जहाँ पर ऐसे मशीन्स में भी कर सकते हैं जहाँ जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है बच्चों। फिर ग्राफाइट के पाउडर्स जो है वो हम किसकी तरह, एज अ लुब्रिकेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, मिक्स करते हैं, सॉरी नॉट यूज़ कर सकते हैं। ग्राफाइट का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले तो ग्राफाइट जो लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह रहता है ना, उसमें हम ग्राफाइट के पाउडर मिला देते हैं, तो उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा लुब्रिकेंट हो जाता है। फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्राफाइट इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो इसका यूज़ हम लोग कार्बन इलेक्ट्रॉन में, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे ना बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा होगा या फिर थर्मोलिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक टैंक होती है और उसमें इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है इधर पे इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करके, और इसमें जो है वो सोल्यूशन रहती है। तो ये दोनों जो रॉड है ना, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसको जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें क्या होता है, ये कार्बन का बना हुआ चीज़ होती है, फिर उसके सराउंडिंग में जो सारी चीज़ें होती है वो भरी जाती है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर की चीज़ है ये ग्राफाइट की बनी हुई है। ग्राफाइट इज यूज फॉर मेकिंग द कोर ऑफ द पेंसिल एंड द ब्लैक पेन, ठीक है। जो पेंसिल लीड होती है इसको बनाने के लिए भी हम लोग ग्राफाइट का यूज़ करते हैं, और ब्लैक पेंट जो होते हैं, ब्लैक पेंट जो होते हैं उसमें भी हम लोग ग्राफाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका डायमंड और ग्राफाइट के बारे में, जो कि पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था। आपके पास ये नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स मैं शेयर कर दूँगी यूट्यूब पे लिंक